कल हम लोगों ने आईयूडीज पढ़ी थी है ना। हाँ बताओ आईयूडीज का फुल फॉर्म क्या है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस है ना। और एक और था IUCD। मार मार के भी डॉगी बना दूंगा, ध्यान रखियो। हाँ एक इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ठीक है ठीक है। और बोलो, ऐसे मुंह में बैठे रहते हैं कदे। भारत में सबसे ज्यादा व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस थे उनमें कौन से थे? तुम्हारे आईयूडी, जो कि सबसे ज्यादा क्या होती हैं? इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। गर्भाशय के अंदर इनको इम्प्लांट किया जाता है। और आईयूडीज तुम्हारी दो तीन कितने प्रकार की बताई थी मैंने? 3 प्रकार की बताई थी है ना। एक होती है तुम्हारी कौन सी? अच्छा, आईयूडीज का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो आईयूडीज का इस्तेमाल करते हैं हम अगर हमें 2 बच्चों के बीच में गैप चाहिए तो उनका सबसे अच्छा तरीका है कि किसका इस्तेमाल किया जाए? आईयूडीज का इस्तेमाल किया जाए। इसमें अलग अलग समय के लिए अलग अलग आईयूडीज होती हैं। आपको 2 साल का गैप चाहिए उसके लिए अलग आईयूडीज होगी, 3 साल का चाहिए, 5 साल का चाहिए उसके लिए अलग आईयूडीज होती हैं। आपको जितने साल का गैप चाहिए वो आईयूडीज आप लगवा लो, इंसर्ट करवा लो, उससे तुम्हें फिर कोई मतलब प्रेगनेंसी के खतरे नहीं होंगे उतने साल तक, है ना। तो देखते हैं कौन कौन सी आईयूडीज होती हैं। एक होती है तुम्हारी औसत रहित यानी कि नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, है ना, या इनको अपन इनर्ट आईयूडीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्ट आईयूडीज। इनमें कोई भी क्या नहीं होता है तुम्हारा हाँ, यह गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के बच्चकाणुओं क्रिया की मतलब निकलने की क्रिया को, शुक्राणुओं को बच्चन करने की क्रिया को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, यानी कि फैगोसाइटोसिस बढ़ा देते हैं यूट्रस के अंदर। क्या चल रहा है तुम्हारा पीछे? क्या हो गया? नंबर भर दिए, रुकी नहीं गाड़ी 25 के बाद। तो भावनाओं मत बहा करो ना, देख लिया करो थोड़ा सा है। और भर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 25 से 26, 27, 28, 29, अच्छा 28 के बाद 1 2 3 4 ऐसे करना है ना, क्योंकि हम लोगों ने 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल ली है ना। पर तुम डटे नहीं होंगे, तुमने 30-35 तक पहुंचा दिया होगा उसको, है ना। 31 तक कर दिया, 31 का महीना होता है ना। 31 की मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ी ना होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की होती है। हाँ, तो 25 के बाद 26, 27, 28 कर देते, उसके बाद 1 2 3 4 फिर से 5वां वही स्टार्ट, है ना। तो ऐसे करना था। चलो ठीक है। तो पहली आईयूडीज कौन सी थी तुम्हारी? नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, है ना। इनमें क्या होता है? इनमें जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु को जब इनको इंसर्ट किया जाता है तो ये शुक्राणुओं को भक्षण करने का क्या कर देती है? काम बढ़ा देते हैं। मतलब जो यूटेरस होता है, यूटेरस कुछ ऐसा हो जाता है, वैसे भी यूटेरस बहुत सारे शुक्राणुओं का भक्षण करता है, पकड़ पकड़ के खा जाता है उनको, लेकिन ये उस चीज को क्या कर देती है? और ज्यादा बढ़ा देती है, जिससे शुक्राणु सारे के सारे स्पर्म क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, है ना। तो स्पर्म को किल करने का क्या करती है? काम करती है, ठीक है, आईयूडीज। और इसका एग्जाम्पल याद रखना, लिपेज लूप। क्या था एग्जाम्पल? लिपेज लूप, ठीक है। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा, बताओ लिपेज लूप किस तरह की आईयूडीज है ना। तो आपको बताना पड़ेगा किस तरह की आईयूडीज है। दूसरी थी तुम्हारी कौन सी? कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, है ना। ये क्या करती है? कॉपर आयंस क्या करती है? रिलीज करती हैं, ठीक है। तो ये कॉपर आयन रिलीज करती हैं। और कॉपर आयंस किस तरह से काम करता है? 2 चीजें करता है कॉपर आयंस, ठीक है। एक तो शुक्राणुओं की गतिशीलता कम कर देता है, यानी कि शुक्राणुओं की मोटिलिटी, स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है उसको क्या कर देता है? कम कर देता है। यानी कि स्पर्म पहले ऐसे 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 जा रहा था, तो इसको लगाने के बाद वो ऐसे 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 जाएगा धीरे धीरे, है ना। यानी कि उसकी गतिशीलता को उसने क्या कर दिया? कम कर दिया, ठीक है। और दूसरी बात, रिड्यूस फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, यानी कि ये क्या करता है? निषेचन क्षमता को कम कर देता है ना। शुक्राणु के शीर्ष पर क्या होता है? एक्रोसोम वगैरह होता है, जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह होते हैं। वो उसी को क्या कर देता है? ऑल्टर कर देता है, उसी को खराब कर देता है कॉपर।
जिसकी वजह से वो जो शुक्राणु है वो उसको ओवम को फर्टिलाइज कर ही नहीं पाता है, यानी कि अंडाणु को फर्टिलाइज कर ही नहीं पाता है, और इस वजह से महिला क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट होने से बच जाती है कॉपर आयोडीज से। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल याद रखना, एक है कॉपर टी, और दूसरा है तुम्हारा कॉपर 7, और तीसरा है तुम्हारा मल्टी लोड 375। ठीक है, तीनों याद रखना, तीनों ही कौन सी आयोडीज हैं, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, तीनों की तीनों कॉपर रिलीज करती हैं अलग अलग मात्रा में। ठीक है, तो काम कैसे करती है याद रखेंगे, एक तो शुक्राणुओं की गतिशीलता मोटिलिटी को कम कर देती है, दूसरा उनकी जो अंडाणु को भेजने की क्षमता होती है उसको क्या कर देती है, घटा देती है ना, रिड्यूस फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ ओवम। ठीक है, उसके बाद तुम्हारी अगली आयोडीज थी कौन सी, हार्मोन मोचक आयोडीज, यानी कि हार्मोन कंटेनिंग आयोडीज। ठीक है, हार्मोनल आयोडीज है ना, इसमें क्या होते हैं, इसमें हार्मोन्स होते हैं, क्या होते हैं, हार्मोन्स, और हार्मोन्स में क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है, क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करती है, रिलीज करती है जो हार्मोनल आयोडीज होती हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया था आप लोगों को LNG-20 और प्रोटेस्टास्ट, याद रखना, LNG-20 पूछ रहे कौन सी आयोडी है, कॉपर आयोडी है, या फिर तुम्हारी नॉन मेडिकेटेड है, या फिर हार्मोनल है ना, कौन सी है, तो बताना पड़ेगा कौन सी है, हार्मोनल आयोडीज। ठीक है, ये हार्मोन क्या करती है, रिलीज करती है, नाम है LNG-20 और दूसरा है कौन सा, प्रोजेस्टास्ट। ठीक है, ये वर्किंग कैसे करती हैं, आयोडीज कैसे काम करती हैं, तो देखो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज की अगर अपन बात करें तो आयोडीज है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करेंगी, ये रिलीज करेंगी, और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करेगी तो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन जब दोनों साथ में मिलते हैं तो क्या होता है, दोनों के दोनों जब साथ में होते हैं तो नेगेटिव फीडबैक देते हैं, है ना, और किसको नेगेटिव फीडबैक देंगे, ये रोक देंगे, किस चीज को रोक देंगे, GnRH को, FSH को और LH को, है ना, ये GnRH को भी रिलीज नहीं करने देंगे, ये FSH को भी रिलीज नहीं करने देंगे, और ये LH को भी रिलीज नहीं करने देंगे, है ना। जब FSH नहीं होगा तो क्या तुम्हारे फॉलिकल्स बनेंगे, पुटक बनेंगे, नहीं बनेंगे, और जब पुटक नहीं बनेंगे तो क्या एस्ट्रोजन हार्मोन होगा, नहीं होगा, जब एस्ट्रोजन नहीं होगा तो क्या एंडोमेट्रियम बनेगी, नहीं बनेगी, तो एंडोमेट्रियम नहीं बन रही, यानी कि इसने एंडोमेट्रियम को क्या बना दिया, अनसुटेबल बना दिया है ना, अनसुटेबल बना दिया है। और जब तुम्हारे फॉलिकल्स नहीं होंगे तो कोई ओव्यूलेशन नहीं होगा, है ना, अंडोत्सर्ग नहीं होगा, LH भी नहीं होगा तो पुटक नहीं पटेगा, है ना, तो सारे के सारे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, काम उल्टे पुल्टे ही हो रहे हैं, यानी कि प्रेगनेंसी होनी ही नहीं है कैसे भी करके। तो जब अंडोत्सर्ग नहीं होगा तो तुम्हारा द्वितीयक अंडक यानी कि सेकेंडरी oocyte बाहर नहीं आएगा, और जब सेकेंडरी oocyte बाहर नहीं आएगा तो फिर स्पर्म क्या करेगा, कुछ नहीं, है ना, तो ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा है ना, और जो ओव्यूलेशन नहीं होगा तो कोई भी तुम्हारा फर्टिलाइजेशन निषेचन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हारी अगली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी कि मुख से ली जाने वाली गोलियां, टैबलेट। अच्छा, ये जितने भी मेथड्स बता रहे हैं कई कई को तो ऐसा लग रहा हो ये बड़ी ज्ञान की बात चल रही है आजकल, है ना हमारे, है ना, सर ऐसा ऐसा बता रहे हैं, अब हम ऐसा ऐसा ही करेंगे। भैया मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है, मैं एक टीचर हूँ जो कि पढ़ा रहा हूँ, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी काम नहीं करना है ना, हाँ ठीक है, नहीं तो पता चलेगा सर ने बताया था और हम कर देते हैं ऐसा, है ना, तो कुछ भी गड़बड़ हो सकता है तुम्हारे साथ में, है ना, तुम्हारी जो हेल्थ है वो भी क्या हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हेल्थ को। तो मुख से ली जाने वाली गोली हम तो केवल क्या कर रहे हैं, जो NCERT में दिया हुआ है उसको बस पढ़ रहे हैं ना, अब मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ जो आप लोगों को इनके साइड इफेक्ट वगैरह बता सकता हूँ कि किस तरह से काम करती हैं किस तरह से नहीं, ठीक है, और कितने समय तक ली जानी चाहिए कितने समय तक नहीं, और कब लेनी चाहिए कब नहीं। हो सकता है तुम्हारी बॉडी की हालत ऐसी ना हो टैबलेट खाने लायक, लेकिन तुम लगे हैं टैबलेट्स खाने के लिए, है ना, तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो मुखीय गर्भ निरोधक क्या होते हैं, ये मुख से ली जाने वाली गोलियां होती हैं, है ना, ये दो तरह की होती हैं। अच्छा, ये तुम्हारे रासायनिक संगठन के आधार पर दो तरह की होती है, यानी कि इनमें केमिकल कंपोजिशन के बेस पे, है ना, हार्मोन कंटेनिंग कंपोजिशन के बेस पे दो टाइप की होती हैं।
एक तो जिनमें प्रोजेस्टेरोन अकेला हार्मोन है और दूसरा जिनमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों है। ऐसी भी गोलियां हैं जिनमें केवल प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है और ऐसी भी गोलियां होती हैं जिनमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों होते हैं। ठीक है, कैसे लेते हैं इनको, सेवन की विधि क्या है? तो सेवन की विधि क्या है, जब हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है, ब्लीडिंग वाला फेज चल रहा होता है, उसी फेज में हमें स्टार्ट करनी होती है। पहले दिन से 5वें दिन तक कभी भी स्टार्ट कर दो, है ना। आज मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होना शुरू हुई, आज से शुरू कर सकते हैं, या फिर 5वें दिन से क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। यानी 1 से लेकर के 5वें दिन तक आप इनको कभी भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो मान लो हमने 5वें दिन क्या करी, ये लेना स्टार्ट करी। अब हमें डायरेक्ट कब तक लेनी है, 21 दिन तक लेनी है। देखो 7 टैबलेट है यहाँ पर। ठीक है, 7 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 21 दिन तक ये टैबलेट लेनी है। उसके बाद हम इन टैबलेट्स को क्या कर देते हैं, लेना बंद कर देते हैं। ठीक है, और लेना बंद कर देते हैं तो उसके बाद में क्या होता है, बहुत सारी ब्लीडिंग तो होती ही है महिलाओं को। जब ब्लीडिंग हो रही होती है तो खून की ब्लड की कमी होती है, तो ब्लड की कमी होती है तो डॉक्टर्स ने बाद में क्या चालू कर दिया, एक काम करते हैं, यहाँ पर आयरन की टैबलेट दे देते हैं इन 7 दिनों में, है ना। जो 7 दिनों का गैप है, इन दिनों में क्या दे दो, आयरन की टैबलेट दे दो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कैसी बनाई है, रेड बनाई है, आयरन की टैबलेट है। तो इन 7 दिनों में पिल्स नहीं ली जाती हैं, क्या ली जाती हैं, आयरन की टैबलेट्स अब ली जाती हैं, पहले नहीं ली जाती थी, अब ली जाती हैं। ठीक है, तो और 1 मंथ आप लोगों ने ये काम किया, इसका मतलब है कि इस महीने प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। लेकिन अगर आपको अगले महीने फिर प्रेगनेंसी से बचना है, आप लोगों को ये साइकिल फिर से फॉलो करनी पड़ेगी, यानी कि फिर से आप लोगों को वो टैबलेट्स खानी पड़ेंगी। यानी कि जब तक आपको प्रेगनेंसी से बचना है तब तक इन टैबलेट्स को खाते रहना पड़ेगा, है ना। 5 साल तक प्रेग्नेंट नहीं होना है, 5 साल तक प्रेगनेंसी से बचना है, 5 साल आप लोगों को रेगुलरली ये क्या करनी पड़ेंगी, खानी पड़ेंगी। ठीक है, क्या कह रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, है ना। जब भी आप इनका इस्तेमाल करें इन फ्यूचर कभी, है ना, तो डॉक्टर की सलाह पर करें, बिना डॉक्टर की सलाह पर ना करें। है क्या कह रहा है, हमारी सलाह मानोगे? अपन सहेली पढ़ेंगे। ठीक है, सहेली के बारे में हम लोगों ने पढ़ा नहीं है ना अभी, थोड़ा सा नोट, एक पॉइंट लिखा था कि वो CDRA ने क्या किया, विकसित किया है ना। और सहेली जो है वो साप्ताहिक गोली है, ये इनसे थोड़ी अलग है ना। और वो नॉन मेडिकेटेड है, मतलब उनमें कोई भी शायद हार्मोन्स वगैरह नहीं होता है, और हफ्ते में उसको एक बार लिया जाता है। उसकी कार्यप्रणाली इनसे थोड़ी क्या है, अलग है। उसको अपन कल पढ़ेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस तो पूछ लें इन साहबजादों से। कौन बताएगा, कौन बताएगा, हाथ ऊपर करो जरा। हम क्यों दें मौत को बुलावा अपने आप से, है ना। नहीं बताएगा, चल एक तो बता दे, चल बता देगा, भरोसा रख। सुन तो पहले क्वेश्चन तो सुन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, यानी कि औषध रहित आईयूडी का एग्जाम्पल क्या है। ऑप्शन सुन ले, वैसे बता दे बिना ऑप्शन के। ऑप्शन दे दूं, कॉपर टी, मल्टीलोड 375, लिपेज लूप, LNG 20। किसको पता है, जरा हाथ ऊपर करना। पता है, हाँ कौन सी है, लिपेज लूप, शाबाश, है ना। कॉपर टी तो नहीं है, कॉपर टी तो कॉपर रिलीज करती है। मल्टीलोड 375 भी तुम्हारा कॉपर रिलीज करती है, और लिपेज लूप है जो नॉन मेडिकेटेड थी। LNG 20 तुम्हारी हार्मोन रिलीज करती है, प्रोजेस्टेरोन, है ना। अगला क्वेश्चन बताओ, औसत रहित आईयूडीज, यानी कि वो इसी की बात कर रहा है, लिपेज लूप की। ठीक है, इसकी बात कर रहा है, गर्भाशय के भीतर ये शुक्राणुओं के साथ क्या करती है। व्हाट डू नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज डू
टू द स्पर्म इनसाइड द यूटेरस, ये स्टॉप स्पर्म प्रोडक्शन यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण रोक देती है, या फिर स्टॉप ओव्यूलेशन कंप्लीटली, ये अंडोत्सर्ग को पूरी तरह रोक देती है, या फिर ये फैलोपियन ट्यूब को काट देती है, कट द फैलोपियन ट्यूब, या फिर ये शुक्राणुओं का भक्षकाणु क्रिया को बढ़ा देती है, यानी कि फैगोसाइटोसिस बढ़ा देती है स्पर्म का। यही है ना लास्ट वाला। हाँ, अगला क्वेश्चन बताओ। कॉपर मोचक आयोडीज जैसे कॉपर टी और मल्टीलोड 375 से मुक्त होने वाले कॉपर आयन का मुख्य कार्य क्या है? ये कॉपर आयन क्या करता है? ये एंडोमेट्रियम की मोटाई को बढ़ाता है, यानी कि इंक्रीज एंडोमेट्रियम थिकनेस। ये शुक्राणुओं की गतिशीलता और निषेचन क्षमता को कम करता है। रिड्यूस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, यही है ना? हाँ 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 सर, यही है, यही है। जब कोई सही बता दे तो फिर पीछे से कह दिया करो मैं तो पहले ही कह रहा था, है ना? मुझे तो पता ही था, इसका यही आंसर है। चल बता, आपकी बात तू ही बताएगा। तू, हाँ अब तू बताएगा, लेकिन क्वेश्चन तू बताएगा, ठीक है? बता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ हार्मोन रिलीजिंग आयोडी। अबे चुप कर कथा, नहीं तो हिंदी में बोलना है। इनमें से कौन सी हार्मोन मोचक आयोडी का नाम है, उदाहरण है? कॉपर 7, मल्टीलोड 375, या लिपेज रूफ, या LNG-20? लास्ट भाई तुक्का सही लग गया, सही लग गया तुक्का एकदम। अगला क्वेश्चन है, याद है पूरा है? हार्मोन मोचक आयोडी गर्भाशय को भ्रूण के लिए कैसा बना देता है? यानी कि ये जो हार्मोन, हाउ डू हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज अफेक्ट द यूटेरस फॉर द एम्ब्रियो, यानी कि जो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज है वो गर्भाशय के अंदर कैसा करती है, गर्भाशय को क्या बना देती है, यूटेरस पर क्या इफेक्ट डालती है, वो ये पूछ रहा है। वो रोपण के लिए उपयुक्त बना देती है, यानी कि वो सुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन ऐसा कर देती है, या फिर रोपण के लिए अनुपयुक्त बना देती है, यानी कि अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। यही है सही? हाँ हाँ भाई, कौन सा बताएगा? हाँ पीयूष गर्ग, बता। बेस्ड ऑन केमिकल, अच्छा तू तो हिंदी मीडियम से है। रासायनिक संगठन के आधार पर पिल्स, ये आंसर इस पे लिखा है तेरे लिए, है? बता दे, देख के बता दे तू। रासायनिक संगठन के आधार पर मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं पिल्स, गोलियां? रासायनिक संगठन के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं? हैं? 2 प्रकार की। तो ऐसे क्या कर रहा था, ऐसे ऐसे हैं? ये कौन सा इशारा था, ऐसे करके? और मुझे लगा आंखों से कुछ इशारा कर रहा है, 2 आंख है इसलिए 2, ऐसा कुछ है। हाँ तो 2 ही होती हैं। कौन सी? एक तो ये रही जिनमें केवल प्रोजेस्टेरोन होता है, और एक ये रही जिनमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों होते हैं, ठीक है? हाँ चल अब तू ही बता, चल बता चल। संयुक्त पिल में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? संयुक्त पिल्स में यानी कंबाइंड पिल्स में कौन कौन से होते हैं? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है? चलो एक आध गर्ल्स से पूछते हैं, बताओ। एक आध दिन तो बता दे। सामान्य ओरल पिल्स को मासिक चक्र में लगातार कितने दिनों तक लेना अनिवार्य होता है? 21 दिनों तक, सही जवाब। और अगला क्वेश्चन है, पिल्स के सेवन में 21 दिनों के बाद 7 दिनों का जो अंतराल गैप होता है, उस दौरान महिलाओं को कौन सी गोलियां दी जाती हैं? आयरन टैबलेट्स, है ना? चलो अगला क्वेश्चन बताओ। सामान्य गर्भ निरोधक गोलियां यानी कि कंबाइंड पिल्स, इन्हीं पिल्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है? दोनों की मुख्य रूप से किस जैविक क्रिया को रोककर गर्भ निरोधन करती हैं? यानी कि नॉर्मल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स,
प्रिवेंट प्रेगनेंसी मेनली बाय इनहिबिटिंग विच बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि कौन सी बायोलॉजिकल प्रोसेस को ये रोकती हैं? ये निषेचन फर्टिलाइजेशन नहीं होने देती हैं, या फिर ये अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन नहीं होने देती हैं, या फिर वीर्यसेचन ये इंसेमिनेशन नहीं होने देती हैं, या फिर युग्मन जनन ये गैमेटोजेनेसिस नहीं, गैमेटोजेनेसिस होने देती हैं। क्या? ओव्यूलेशन है ना, देखो कहाँ है ये, हाँ, तो ये यहाँ पर भी प्रोजेस्टेरोन ही है, यहाँ पर भी प्रोजेस्टेरोन ही है। प्रोजेस्टेरोन क्या आईयूडीज हो चाहिए हो, है ना, सेम मैकेनिज्म है दोनों का, ठीक है, क्योंकि इसमें भी आईयूडी क्या रिलीज कर रही थी? प्रोजेस्टेरोन। यहाँ पर भी ये टैबलेट क्या रिलीज कर रही है? प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो टैबलेट्स का और ओरल पिल्स का मैकेनिज्म दोनों का कैसा है? सॉरी, टैबलेट्स, ओरल पिल्स का और आईयूडीज का दोनों का मैकेनिज्म कैसा है? सेम। ये ओव्यूलेशन को रोकती हैं, है ना, नहीं होने देती हैं, ठीक है। चलो फिर कल करते हैं।